मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना क्लास 10th का 7 चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मूवमेंट करती हैं। अब मूवमेंट आपके दो तरह से होते हैं। एक तो ग्रोथ के अकॉर्डिंग होता है कि कुछ मूवमेंट्स होते हैं जो हमारी ग्रोथ होती है किसी चीज़ की, उसके अकॉर्डिंग होता है। और एक होता है जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे अगर ग्रोथ पे डिपेंड करने वाले ग्रोथ की बात करें, मूवमेंट की बात करें, तो वो कैसा होता है? जैसे एक आपका जो सीडलिंग होता है, जब सीड कन्वर्टेड होता है सीडलिंग में, जब तो वो क्या होता है, अपने जो उसके आसपास की जो सॉइल है उसको क्या करता है, हटा देता है। तो वो सॉइल का जो मूवमेंट हुआ वो किसकी ग्रोथ के कारण हुआ? सीड की ग्रोथ के कारण। कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करते, जैसे कैट रनिंग या फिर और भी चीजें हैं जैसे हम लोगों का। तो कुछ मूवमेंट्स हैं जो ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करते और कुछ मूवमेंट्स हैं जो ग्रोथ पर डिपेंड करते हैं। तो वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट्स विद लाइफ? तो हमारी लाइफ के साथ ये मूवमेंट्स क्यों एसोसिएट हैं? आंसर इज दैट we think of movement as a response to a change in the environment of the organism। कि क्या होता है, ये मूवमेंट क्यों होते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में ये चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, तभी ये मूवमेंट होते हैं। वी ऑल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट टू देयर एडवांटेज। ये भी बोल सकते हो कि जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसका एडवांटेज लेने के लिए ऑर्गेनिज्म जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ऑल दिस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट इज केयरली कंट्रोल्ड। जो सारे जो मूवमेंट होते हैं, जो कैसे होते हैं, केयरफुली कंट्रोल्ड होते हैं, बिल्कुल कंट्रोल से काम होता है। ईच काइंड ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट एवोक्स एन एप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं इनका एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होगा, मतलब हर एक चेंज के लिए एक डेफिनेट रिस्पॉन्स होगा कि अगर ये चेंज होना है तो ऐसा चेंज ऐसा रिस्पॉन्स होगा, ये होना है तो ऐसा रिस्पॉन्स होगा। तो ये चीज़ें क्लियर हैं। जैसे कि आप क्लास में बैठे हो और आपको किसी से बात करनी है तो आप विस्पर करोगे, आप फुसफुसाओगे, ना कि आप क्या करोगे, लाउडली बात करोगे। तो ये क्या होते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज होते हैं हमारी बॉडी के। Living organism must use systems providing control and coordination in keeping with the general principles of the body organization. In multicellular organism, specialized tissue are used to provide this control and coordination system activities। तो इसमें क्या होता है, अब हमारी बॉडी को क्या करना है, हर एक मूवमेंट के लिए एक स्पेसिफिक, एक डेफिनेट क्या देना है, रिस्पॉन्स देना है। तो इस स्पेसिफिक और डेफिनेट रिस्पॉन्स देने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम तो होना चाहिए जिससे हर चीज कंट्रोल रहे और हर चीज क्या रहे, कोऑर्डिनेट रहे। तो यही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इस सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो सिस्टम है वो हमारी बॉडी में कैसे वर्क करता है। सबसे पहले बात करेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए उनमें जो यूनिट होती है, जो बेसिक यूनिट होती है कि किस चीज़ के अकॉर्डिंग, किस चीज़ की वजह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम, पूरा सिस्टम जो है, एक्टिविटी जो है वो चल रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे एनिमल्स की। एनिमल्स में क्या होता है, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पूरा सिस्टम होता है ये प्रोवाइडेड होता है किससे, नर्व सेल से और मस्कुलर टिश्यू से। दो चीजें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करती हैं एनिमल्स में, एक तो नर्वस, एक तो नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। अब बात करते हैं कि जैसे आप टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। कि किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को, किसी भी गर्म सामान को हम टच करते हैं तो वो एक क्या होता है, हमारे लिए एक डेंजरस सिचुएशन होती है, एक बहुत अर्जेंट सिचुएशन होती है। वी नीड टू डिटेक्ट इट, हमें जरूरत होती है उसको डिटेक्ट करने की, उसको समझने की, एंड रिस्पॉन्ड टू इट, और उस पर रिस्पॉन्ड करने की,
उस पर प्रतिक्रिया देने की कि अब क्या किया जाए। हाउ डू वी डिटेक्ट ऑल दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। हम कैसे डिटेक्ट करें कि हम किसी गर्म चीज को ही छू रहे हैं, कैसे पहचाने। ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सब नर्व सेल। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे इन्वायरमेंट में, वो कौन डिटेक्ट करता है? जो नर्व सेल होती हैं नर्वस टिश्यू के अंदर, क्या होती होंगी? नर्व सेल होती होंगी। नर्व सेल क्या करती हैं? क्या करती हैं कि उनकी जो टिप्स होते हैं वो क्या करती हैं, इन सारे जो अपने चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, इसको क्या करती हैं? डिटेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना देते हैं जो आपकी बुक में भी बना है, जो नर्व सेल का डायग्राम है। ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये आपकी क्या है? नर्व सेल है। और नर्व सेल किसका फॉर्मेशन करती है? नर्व सेल फॉर्मेशन करती है जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है उसका। आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि जो आपके टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं? वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। नाइन्थ क्लास में आपका एक चैप्टर था कि टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये उसी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दी आ रही है कि जो आपका नर्वस टिश्यू है इसमें कौन सी सेल होती हैं? नर्व सेल्स होती हैं। और नर्व सेल्स को आप न्यूरॉन्स भी बोल सकते हो। वही नर्व सेल हम यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं आपको कि नर्व सेल क्या होती है। ये आपकी नर्व सेल होती है। ये पेड़ की ब्रांचेस जैसी आपको जो दिख रही हैं, ये क्या होते हैं? इनके डेंड्राइड होते हैं। ऐसी नर्व सेल होती है। बीच में इसका क्या होता है? ये पार्ट जो होता है इसका होता है न्यूक्लियस। और यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं जो आपके होते हैं। ये पार्ट होता है आपका एक्सॉन पार्ट। तो ये क्या होता है? ये हमारा पार्ट हो गया डेंड्राइट। अभी आपको क्या बताया कि जो इन्फॉर्मेशन होती है सराउंडिंग में, सेल के आसपास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कौन डिटेक्ट करेगा? ये जो डेंड्राइट हैं ये डिटेक्ट करेंगे। फिर ये क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। बीच का पार्ट जो न्यूक्लियस, और ये पूरा पार्ट है, ये बीच का डेंड्राइट के बाद जो पार्ट आता है ये पूरा बीच का, इसको बोलते हैं हम सेल बॉडी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक्सॉन। और लास्ट में जो एंड हो रहा है वो क्या हो रहा है? नर्व एंडिंग। ये क्या है हमारी? नर्व, जो नर्व सेल है उसकी क्या है? एंडिंग है। तो अब देखो क्या होता है कि अभी आपको क्या बताया था? दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेट इन अवर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है। ये क्या डेंड्राइट सारी इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करेगा जो आसपास से मिलेगी, कोई चीज हॉट है कोई चीज कोल्ड है। अब ये रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाएंगे? ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो डिटेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? हमारे जो कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स मतलब जो हमारे इनर ईयर होता है, कान के अंदर का हिस्सा, या फिर नोज, टंग एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं। जैसे कि आप बात करें, जो आपका गस्टेटरी रिसेप्टर होता है वो क्या डिटेक्ट करता है? टेस्ट को। जो गस्टेटरी रिसेप्टर होता है वो हमारी टंग पे होता है, वो क्या डिटेक्ट करता है? टेस्ट को। ओल्फैक्टरी जो रिसेप्टर होता है वो हमारी नोज में होता है, वो क्या डिटेक्ट करेगा? स्मेल को। This information acquired at the end of the dendritic tip of a nerve cell set of chemicals that creates an impulse। अब क्या होता है? यहाँ से क्या आया? यहाँ से आई हमारी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में? केमिकल्स के सेट में, जो हमारे हार्मोन्स होंगे उनके सेट में। ठीक है। अब बहुत सारे जो केमिकल्स हैं यहाँ आके क्या बना देंगे? एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स बना देंगे। क्या बना देंगे? एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स बना देंगे। एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ पे क्या होगा? एंटर होगा। अब जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो एंटर होगा द सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड। जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है यहाँ पे
एंटर हुआ, कहाँ आएगा, इस सेल बॉडी में आएगा। सेल बॉडी से कहाँ जाएगा, इस एक्सॉन से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, नर्व एंडिंग पे। अब देखिए कि उस इम्पल्स के साथ होता क्या है। इम्पल्स से आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये, कि आपके पास जो केमिकल रिएक्शंस आई थी आसपास, केमिकल रिएक्शंस क्यों आई थी, क्योंकि हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड करना है किसी भी चीज का। अगर मान लो यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट टच हुआ, तो हॉट ऑब्जेक्ट्स के कारण जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हुई होंगी, वो यहाँ पे इम्पल्स बना के, और यहाँ से इम्पल्स ट्रेवल करेगा। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। अब क्या होगा, यहाँ पे इम्पल्स आया, यहाँ पे इम्पल्स आएगा, यहाँ पे एक गैप मिलेगा इसको, एक नर्व सेल है, इसके बाद दूसरी नर्व सेल जुड़ी होगी। जो दूसरी नर्व सेल जुड़ी होगी, पहली और दूसरी के बीच में एक आपको गैप मिलेगा, एक पे मिलेगा। उस गैप में क्या करना है, उस गैप में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स वापस से क्या हो जाएगा, केमिकल्स में चेंज हो जाएगा, केमिकल्स में चेंज हो जाएगा। और फिर जैसे दूसरे वाले इसमें नर्वस सेल में, नर्व सेल में या न्यूरॉन करेगा, तो फिर से इम्पल्स में बदल जाएगा। तो यही प्रोसेस होती रहती है एक इम्पल्स को या एक सिग्नल को आगे भेजने के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आप नर्व सेल भी बोल सकते हो और न्यूरॉन भी बोल सकते हो। आगे बात करते हैं। A similar synapse finally allows delivery of such impulse from neurons to other cells। और सेम न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स भी होता है, मतलब एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल में भी जाएगा, और एक नर्व सेल से दूसरी जो नर्व सेल नहीं, जो दूसरी मस्कुलर टिश्यू में जो दूसरी सेल्स होंगी, उनमें भी चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इट इज दस नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन। तो ये कोई सरप्राइज करने वाली बात नहीं है कि जो अपना नर्वस टिश्यू बना होगा, वो किससे बना होगा, बहुत सारा एक नेटवर्क होगा बहुत बड़ा, जिसमें अपनी कौन सी सेल्स होंगी, नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन, ये बहुत सारी सेल्स होंगी। ठीक है। और ये क्या करेंगी, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको आगे भेजेंगी। ठीक है। अब पढ़ना है व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन, कि जो अपना एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, एक जो अगला टॉपिक है कि रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, reflex is a word we use very commonly when we talk about some sudden action in response to the something in the environment। रिफ्लेक्स एक वर्ड होता है जब हम किसी भी सडन एक्शन के बारे में बात करते हैं, कोई भी एक सडन एक्शन इन्वायरमेंट में। तो सडन एक्शन क्या हो गया, कि जैसे कि हमने अपना क्या किया, अपना हाथ एकदम से खींच लिया किसी गर्म चीज को छूते हुए, या फिर किसी चीज को देख के हमारे मुंह में पानी आ गया, तो ये क्या हो गया, हमारे सडन एक्शन हो गए। तो इनके लिए रिफ्लेक्स वर्ड यूज किया। ये क्यों हुआ, ये रिफ्लेक्स वर्ड क्या शो करता है, ये रिफ्लेक्स वर्ड शो करता है कि हम अपने बिना सोचे समझे हमारी बॉडी के कुछ मूवमेंट्स अपने आप हो जाते हैं, जो हम सोचते भी नहीं है इनके बारे में। जैसे मुंह से पानी आना, ये अपन सोचते नहीं है, ये अपने आप होता है। तो ये होते हैं हमारे कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस। टचिंग अ फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन। एक फ्लेम को, एक आग की लपट को टच करना एक क्या है अपने लिए, एक अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशन है। हाउ विड वी रिस्पॉन्ड टू दिस, तो हम इसके रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। अब इसके लिए हमने टच कर लिया, आप क्या करेंगे, थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न एंड देयरफॉर मूव आवर हैंड। क्या आप ये करोगे कि आप उसके बारे में लगातार सोचते रहोगे कि हमने गर्म चीज टच की, अब क्या करोगे, उसको उसके बारे में सोचोगे, फिर जब जल जाएगा तब अपना हाथ हटाओगे, ऐसा करोगे क्या। ये बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगी, आप इससे क्या करोगे, आप जल जाओगे। फिर क्या करोगे, an important question that then is how long will it take us to think all this। कि आपका एक important क्वेश्चन ये भी आता है कि इसके बारे में आपको सोचने में कितना टाइम लगेगा। द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंकिंग। आंसर इसका डिपेंड करता है कि हम किस स्पीड से या कैसे हम सोचते हैं इसके बारे में। इफ नर्व इम्पल्स परसेंट अराउंड द वे टॉक्ड we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulse। अगर नर्व इम्पल्स अपना सिग्नल्स भेज रहा है, आपको बताया है, तो थिंकिंग भी एक पार्ट है जो जुड़ा होगा अपनी नर्व इम्पल्स से। ठीक है।
Thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulse from many neurons. Thinking क्या है? कॉम्प्लेक्स क्या है अपना? जो अपनी थिंकिंग है, एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, तो ये इसमें क्या होगा, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सिस्टम चाहिए होगा जो नर्व सेल से जुड़ा होगा। क्यों चाहिए होगा? क्योंकि थिंकिंग क्या होती है, हमारी हर एक बॉडी पार्ट्स के थ्रू क्या होती है, नर्व सेल के सिग्नल आने चाहिए, तब हम थिंक कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। एक समय पे हमारा जो ब्रेन है बहुत सारी चीज़ों को सोचता है, इसलिए ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी है। तो अब क्या करें कि इफ दिस इज इन द केस, इट इज नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग टिश्यू इन अवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंट्रिकेटली अरेंज न्यूरॉन्स। अगर थिंकिंग इतनी ही कॉम्प्लिकेटेड ये एक्टिविटी है, तो इसमें कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं है कि जो हमारा थिंकिंग का जो नेटवर्क होगा वो बहुत घना होगा, जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे और बहुत सारे नर्वस टिश्यू होंगे और जो इंट्रिकेटली अरेंज्ड होंगे। इट सिस्ट इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल। तो जो थिंकिंग का जो नर्वस जो सिस्टम होता है वो कहाँ होता है? हमारे फॉरवर्ड स्कल, मतलब आगे की ओर। जो हमारा स्कल है, जो हमारी खोपड़ी है, इसमें फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर इसमें होता है। एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी विच इट थिंक्स अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू डैम। ठीक है, और क्या होता है? सिग्नल रिसीव करता है पूरी बॉडी से, which it's before responding to them। तब ये सोचता है रिस्पॉन्ड करने से पहले। फिर ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव these सिग्नल्स, कि आपको ये सिग्नल्स रिसीव करने हैं, दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व्स coming from various parts of the body। Similarly, if this part of the brain is to instruct muscle to move, अब क्या करेगा? ये ब्रेन का जो पार्ट है अगर मसल को इंस्ट्रक्ट करेगा कि हमने, अगर मान लो अपने हाथ से कोई गर्म ऑब्जेक्ट छुआ, अब क्या हुआ? जो हमारा ब्रेन है वो एक सिग्नल देता है हमारी मसल्स को कि अपन को अपनी जो मसल्स क्या करनी है, पीछे करनी है, बैक करनी है एकदम अपना हाथ। नर्वस मस्ट वी कैरी दिस सिग्नल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारी जो नर्व्स रहते हैं, नर्व सेल रहती हैं, नर्व्स क्या करेंगी? ये सिग्नल को ले जाएंगी, हमारे जो ब्रेन जो सिग्नल दे रहा है बहुत सा जो बॉडी के पार्ट्स को। इफ ऑल दिस इज टू बी डन व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट इट मे टेक इनफ टाइम फॉर अस टू गेट। अगर ये सब होता है कि मान लो पहले आपके सिग्नल गए ब्रेन तक, फिर सोचा ब्रेन ने सोचा और फिर क्या कर रहा है ब्रेन? ब्रेन रिस्पॉन्ड कर रहा है, फिर ब्रेन सिग्नल भेज रहा है, तो ये बहुत टाइम हो जाएगा, इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा और आप जल जाओगे इतने में। तो क्या होता है? तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है? रेदर देन हैविंग थिंक टू अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, इट इफ द नर्व्स दैट डिटेक्ट हीट were to be connected to the nerves that move the muscles in a similar way। अगर ये नर्व्स ब्रेन तक सिग्नल ना ले जाके ये नर्व्स क्या कर दें कि सिर्फ हमारी मसल्स को सिग्नल भेज दें, जहाँ से मसल्स को अपना जो काम अपना रिस्पॉन्ड करना है उन मसल्स को, तो ये ज़्यादा फास्ट रहेगा। तो इसमें क्या होगा? The process of detecting of the signal or input and responding to it by an output might be complicated quickly। तो सिग्नल को डिटेक्ट करने की प्रोसेस मतलब इनपुट, और रिस्पॉन्ड करने की प्रोसेस मतलब आउटपुट, ये बहुत क्विकली होनी चाहिए, बहुत तेज होनी चाहिए। सच अ कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क। इसी कनेक्शन को हम बोलते हैं क्या? अपना रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या हो गया? कि जो रिफ्लेक्स एक्शन को क्विकली करे। रिफ्लेक्स एक्शन को मतलब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको जल्दी से डिटेक्ट करे और क्या करे? आउटपुट भी दे उसका, मतलब जल्दी से उसका रिस्पॉन्ड भी करे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो इसमें क्या होता है? There should such reflex arc connection be made between the input nerves and output nerves। अब जो इनपुट नर्व आ रही हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन ला रही हैं और जो इन्फॉर्मेशन ले जा रही हैं, उनके बीच में ये रिफ्लेक्स आर्क का जो कनेक्शन है वो बनता कहाँ है? द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर। तो बेस्ट प्लेस कौन सा होगा? जहाँ पे ये दोनों इनपुट और आउटपुट नर्व
ये दोनों सेल्स कहाँ फर्स्ट टाइम मीट करी होंगी, मतलब पहले सबसे पहले जहाँ मिली होंगी। Nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord on their way to the brain। तो सारी बॉडी से नर्व्स कहाँ जाती हैं, पहले स्पाइनल कॉर्ड जाती हैं, फिर कहाँ जाती हैं, ब्रेन में जाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड, इसके बाद है रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट आल्सो गोज ऑन टू द रीच टू द ब्रेन। तो सारे जो रिफ्लेक्स आर्क बने होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड पे बने होते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड मेन पार्ट है अपने जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है। वहाँ पे क्या होता है, सारी नर्व्स जाके मिलती हैं और पूरे सिग्नल्स ब्रेन को पहुंचाती हैं। Of course, reflex arcs have evolved in animals because the thinking process of the brain is not fast enough। तो रिफ्लेक्स आर्क्स का क्या हुआ, हमारे अंदर इवोल्यूशन हुआ। पहले रिफ्लेक्स आर्क्स नहीं हुआ करते थे, जो पहले अर्ली मैन थे उनमें रिफ्लेक्स आर्क्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, इवोल्यूशन नहीं हुआ था। उसके बाद धीमे धीमे क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ रिफ्लेक्स आर्क्स का। क्यों हुआ, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है इतनी जल्दी नहीं होती है कि हम अपना एकदम से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू अपना हाथ हटा लें किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करके। In fact, many animals have very little or none of the complex neuron network needed for thinking। और बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनके पास कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क होता ही नहीं है जो थिंकिंग के जरूरी है। सो इट इज क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्ट्स have evolved as efficient ways of functioning in the absence of true thought process। However, even after complex neurons networks have come into existence, reflex arcs continue to be more efficient for quick response। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या हुए, इसीलिए क्या हुए, एवोल्यूशन हुआ इनका। क्यों एवोल्यूशन हुआ, क्योंकि जो हमारे कॉम्प्लेक्स मस्कुलर टिश्यू थे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जो नेटवर्क था वो थिंकिंग नेटवर्क था, वो इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था हमारी चीज़ों को, तो इसलिए ये रिफ्लेक्स आर्क का एवोल्यूशन हुआ। जो हमारी अगली वीडियो रहेगी उसमें हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।